हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। अब देखते हैं सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस अपन ने माना ये, यानी कि जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है यानी कि वृत्तीय भाग, तो उसका अपने को पता नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। ऐसा कोई सर्कल है, ऐसे समझो, ऐसे यहाँ बताता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरी बेलन है, इसका ये सर्कल है, ठीक है। इसका नॉर्मल सदिश कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जैसे है, इसका नॉर्मल कैसे होगा? ऐसे। तो इस पर अपन ने कोई छोटा सा एक पार्ट लिया तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा इधर, यानी कि ds2 सदिश, और ई सदिश अपने को पता है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया? θ2 = 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सरफेस 3 है, सरफेस 3 जस्ट ऐसा ही है, ये सर्कुलर पार्ट है, इसका नॉर्मल सदिश ऊपर की तरफ, ई सदिश इस तरफ, बीच का कोण आ गया 90 डिग्री, यानी θ3 = 90 डिग्री, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आई है फिर आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने ये फॉर्मूले लिख दिए। अब अपने को पता है θ2 और θ3 क्या है? 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि सबसे पहले तो अपन यहाँ लिख देंगे E1 ds1 cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री। ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। और फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? ये = Q/ε0, Q/ε0 तो ये इधर था ही, ये, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? और cos 0 का मान होता 1, ठीक है। तो E1 ds1 इंटीग्रेशन E1 ds1 = Q/ε0, Q की जगह अपन लैम्डा L मान रख सकते हैं, λL/ε0। अब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस का, ठीक है। तो उस सरफेस के लिए ई सदिश कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई सदिश बाहर ले लेते हैं। अब कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अपन एक जगह देख रहे हैं इस सरफेस पे, इस छोटे से पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ एक समान रेखीय आवेश वितरित है, तो यहाँ से समान दूरी r पर विद्युत क्षेत्र हमेशा समान रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ds1 λL/ε0, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिया अपन ने उस सरफेस पे, उस गोलीय सरफेस पे, ये बेलन थी, इसके गोलीय ये सरफेस है, पूरा सरफेस ऐसे साइड वाला, इस पे एक छोटा सा पार्ट अपन ने लिया, उस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि उस सरफेस पे उतने छोटे छोटे जितने भी पार्ट हैं उन सबको जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस, यानी कि S, ठीक है। तो फाइनली अपन इसका क्या लिख सकते हैं? E × S = λL/ε0। अब ये S क्या है? उसका, ये जो अपन ने माना था, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr × इसकी लेंथ, 2πr × इसकी लेंथ। 2πr क्यों? ये सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट की क्या? इसकी परिधि, इस परिधि कितनी है? L लंबाई तक है, तो अपन क्या कर देंगे? गुणा L, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल क्षेत्रफल। तो 2πr × L, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे, E इधर है, = λL/ε0, ठीक है। तो फाइनली अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा? E = λ/2πε0r, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा? E, क्योंकि ये मैंने उधर भेज दिया, R से R कट गया, सॉरी L से L, तो आएगा क्या? E = λ/2πε0 × R। अब अपन यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला, तो ये भी सही है, ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? λ/2πε0, तो ऐसी टर्म अपन ने कहीं देखी है, ठीक है। तो अपन जानते हैं k = 1/4πε0, ऐसा अपन ने पढ़ा है, तो अपन इसको k की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2πε0 है, अपने को क्या चाहिए? 4πε0, तो मैं 2 से ऊपर गुणा कर लेता हूँ और 2 से नीचे, यानी कि 2 से ही गुणा कर लेता हूँ, 2 से भाग दे देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 4πε0 × R। अब 4πε0 को मैं लिख सकता हूँ k, यानी कि 1/4πε0, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2k λ/R, ये आ जाएगा इसका ई सदिश। अब इसमें
डेरिवेशन में यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना, जहाँ हर बात आपको समझानी है ये क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ आर क्या है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, तार से बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना था उस बिंदु के बीच की और तार के बीच की दूरी, ठीक है। जहाँ अपन ने गाउसीय पृष्ठ माना है तो उसको गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या भी कह सकते हैं। और लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, और के क्या है, 1/4πε0, ठीक है। इसकी के की वैल्यू भी आप वहाँ लिख सकते हैं या इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये था एक समान रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा के अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, ठीक है। इससे नेक्स्ट अपन आगे इसके दो और एप्लीकेशन है वो देखेंगे, जैसे ये है समतल चादर, फिर गोलीय पृष्ठ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, जिससे आप हिंदी में अपने कंसेप्ट बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चैप्टर गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग का पार्ट 4, ठीक है। इसके 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो आप सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है ये इसमें काम आएगा, ये मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो देखेंगे, ठीक है। देखने के लिए आप सर्च करेंगे गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बाय अर्जुन क्लासेस, ठीक है। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज अपन पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि गाउस नियम से एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में गाउस नियम से ये पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन कि गाउस नियम क्या है, फिर कोई भी एक अनुप्रयोग का डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे इसका मान लो पूछे तो क्या पूछेगा, गाउस नियम क्या है और एक समान रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा के अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है सीधा। तो सीधी सी बात कहने की ये है कि जो डेरिवेशन है, इस चैप्टर में अपन 3 डेरिवेशन पढ़ेंगे, गाउस के अनुप्रयोग के 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसमें से आपको सीधे सीधे उनके डेरिवेशन याद रखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ बताऊँगा अच्छे से हर बात समझा के कैसे निकालते हैं उनको, तो ये सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, ठीक है। आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व, ये अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो यानी इसका कहने का मतलब ये, जैसे मेरे पास कोई तार है, इसको मैं तार समझ लेता हूँ एक कुछ टाइम के लिए, ये L लंबाई की तार है, इसके ऊपर मैंने लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व का आवेश दे दिया। तो अपने को पता है आवेश में और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, आवेश होता है Q = लैम्डा × L। तो इसकी लेंथ मैंने L मानी थी, ठीक है। L × लैम्डा इस पे हो जाएगा आवेश, अपन ने मान लिया इस पे धनावेश है, ठीक है। तो अपने को पता है धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, और वो इस तार के कारण, ये एक तार है 3D, ठीक है। तो 3D में तीनों तरफ यानी चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये एक ऐसे बेलन की तरह कोई पृष्ठ का निर्माण करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अपने इसमें क्या करने वाले हैं, एक तार लेंगे जिस पे लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व का आवेश वितरित होगा, ठीक है। अभी तक आप इतना समझें। तो देखो अब इसमें डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है, उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको दो या 3 लाइन की कुछ बातें लिखनी है जो आपने एज्यूम की है, ठीक है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं अपन ने यहाँ क्या एज्यूम किया है। माना लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व का कोई तार एक समान धनावेशित है। अब यहाँ अपन ने मान लिया कि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है और एक समान धनावेशित है, ठीक है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, अगर ऋणावेशित मानते तो अंदर की तरफ आती। यदि इसके डेल्टा Q अल्पांश के कारण
इसमें अपन इतनी बड़ी तार है अपने पास, अनंत लंबाई की तार है, ठीक है। ये अनंत क्यों लिखा और मैंने अभी एल क्यों बोला ये अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अनंत लंबाई की तार, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसके कारण ई सदिश निकालेंगे अपन, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डेल्टा क्यू अल्पांश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। किसी पॉइंट पी जो कि आर, इससे आर दूरी पर है, ठीक है, तो वहाँ अपने क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ एज्यूम करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को पता है गाउस नियम वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ पृष्ठ क्या हो, जहाँ पृष्ठ बंद हो, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या है, एक सिर्फ तार है और जिस पे आवेश वितरित है, तो सीधी सी बात है वो एक बंद तो नहीं है, क्योंकि ये तो खुला है, तार तो खुला है जिस पे अपन आवेश दे दिया। लेकिन अपने को ये पता है कि गाउस नियम सिर्फ बंद पृष्ठ पे ही एप्लीकेबल होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक पृष्ठ एज्यूम करेंगे जो कि बंद पृष्ठ, एज्यूम मतलब वो काल्पनिक पृष्ठ होगा, रियल पृष्ठ तो होगा नहीं, लेकिन अपने को एज्यूम करना है कि ऐसा कोई पृष्ठ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अपन एज्यूम कैसे करेंगे, जैसे ये तार है तो इसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी, तो अपने को पता है कि ये एक बेलनाकार शेप बनाएगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये बेलनाकार एक इसका गाउसीय पृष्ठ है या काल्पनिक पृष्ठ। तो अब अपने को पता है कि ये एक अपने पास बंद पृष्ठ आ गया और उसके अंदर यहाँ आवेश वितरित है, तो अपन गाउस नियम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या याद रखना है, ये अपने पास कोई तार है जिस पे प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसकी लंबाई एल है और ये अनंत लंबाई का क्वेश्चन में दिया है, अनंत लंबाई की सीधे तार, और यहाँ मैंने लंबाई एल मानी है। इसका कारण ये है कि ये जो आर होता है ना, ये आर यानी कि जिस पॉइंट पे अपने को ई सदिश निकालना है, ठीक है, वो आर बहुत कम होता है, आर इज लेस देन एल, ठीक है, बहुत कम, इतना मतलब कम कि आर एल और आर की कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अपन इसको एल को अनंत मान सकते हैं इसकी तुलना में, ठीक है। हालांकि कोई अनंत कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसको मान सकते हैं क्योंकि इसकी ये बहुत छोटा होता है आर, ठीक है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में अनंत दे रखा है, तो आपको ये अनंत का साइन भी दिखाना है, ठीक है। अब अपन ने इसके साइड में एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बना लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये अपन अभी आगे देखते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, आर, क्योंकि अपने को आर दूरी पे निकालना है, जितनी दूरी पे निकालना उतनी त्रिज्या का अपन पृष्ठ मान लेंगे, ठीक है। अब अपन जानते हैं पिछले लेक्चर से कि यदि एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, रेखीय आवेश घनत्व से अपने को पता आवेश अपन कैसे निकालते थे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, रेखीय आवेश घनत्व उस पर कितना है और उसकी लंबाई कितनी है, तो ये अपने पास आ गया, इस पर टोटल कितना आवेश है, ठीक है। तो अब आवेश आ गया, तो गाउस नियम अपन जानते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए, क्योंकि अपने पास बंद पृष्ठ आ गया तो अपन गाउस नियम अप्लाई कर देते हैं। तो गाउस नियम क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये तो होता है कोई भी किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू, गाउस ने क्या कहा था, किसी अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उस पर फ्लक्स क्या होगा, उसमें उपस्थित टोटल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाइनली अपने पास फाई आया गया, ये फाई का ये आ गया फॉर्मूला। अब अपन जानते हैं यहाँ अपन ने क्या लिखा है, एस, यानी कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी कि इसमें जितने भी सरफेस उपस्थित होंगे उनका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ अपने को पता है 3 सरफेस है मेरे पास, S1 S2 S3। देखिए अब डायग्राम काम आएगा, ये S1 मैंने मान लिया, ये S2 मैंने मान लिया, ये S3, यानी कि ये बेलन है, इस बेलन का ऊपर का जो एक क्या कह सकते हैं उसको वृत्तीय जो है, यानी कि ये वृत्ताकार भाग है, ये और ये दूसरा वृत्ताकार भाग, ये 2, यानी कि 2 सरफेस ये होगी, ये के ऊपर वाली, नीचे वाली, ऊपर वाली, और एक इसकी गोलाकार है जो, ठीक है। जैसे मैं इससे समझाऊँ, ये बेलन थी,
तो इसका एक तो ये सरफेस है ऊपर वाला, एक इसका नीचे वाला ये सरफेस है, और एक इसका ये पूरा सरफेस। ठीक है, तो अपने पास कितने सरफेस हो गए? 3। तो अपने को फाइनली इंटीग्रेशन 3 सरफेस का करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो अपन क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ एस का मतलब S1 + S2 + S3, यानी कि तीनों सरफेस के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू समेशन क्यू था, तो अपने पास पता है, अपने को पता है इसमें टोटल आवेश कितना है। समेशन क्यू का मतलब है उस क्लोज सरफेस में टोटल आवेश कितना है, तो यहाँ टोटल आवेश कितना है? क्यू, यानी कि λL, तो Q/ε0। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने जैसा कहा तीनों सरफेस के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो अपन इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा, यानी E1 ds1 कोस थीटा 1। अब यहाँ इसमें क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि जब अपन फर्स्ट सरफेस देखेंगे ये, इस पर एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये छोटा सा पार्ट लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये कौन सा? इसका गोल वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये गोल वाला पार्ट, तो ये अब क्लोज नहीं रहा, क्योंकि अपन ये भी नहीं ले रहे साथ में, और ये भी नहीं ले रहे, सिर्फ ये वाला ले रहे हैं। तो ये सरफेस क्या हुआ? क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये इसके बीच में ये ऐसा साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आया? S1 E1 ds1 cos थीटा 1। ठीक है, बस फॉर्मूला वही है, ये बीच में आएगा नहीं, और 1 1 1 प्लस ऐसे ही 2 के लिए इंटीग्रेशन S2 E2 ds2 cos थीटा 2, प्लस ऐसे ही 3 के लिए, सरफेस 3 के लिए इज इक्वल टू Q/ε0। अब अपन सीखते हैं कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 क्या होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आता है cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3। तो थीटा क्या होता था, मैंने बताया था ई सदिश थीटा। एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि थीटा क्या होता था। थीटा होता था विद्युत क्षेत्र सदिश, यानी ई सदिश, व उस सरफेस, जो सरफेस अपन ले रहे हैं उसके नॉर्मल सदिश के बीच का कोण। नॉर्मल सदिश हमेशा उस सरफेस के लंबवत होता है। तो जैसे अपन पहला देखते हैं, ये इस पे मैंने एक छोटा सा पार्ट माना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर दूर की तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तार है, ऐसे तार है, इस तार से विद्युत क्षेत्र ऐसे दूर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो ई सदिश की डायरेक्शन तो ये हो गई। अब इस पे मैंने छोटा सा एक सरफेस कंसीडर किया, तो ये भी, ये एक तार है। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया ऐसे, जैसे आप ये मान सकते हैं कि यहाँ एक मैंने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? जैसे मैंने ये रखा, ये सरफेस रखा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या है? वही है जो ई सदिश की है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा 1 = 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन